गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रणाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, कम्मा घानी। प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। अब सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और प्लीज मेरे बच्चे सेफ रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। बताएं छुटकू मियां, गांव में पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, गांव में पढ़ाई होना हो तू कर। ठीक है, गांव में पढ़ाई होना हो तू कर। गांव की पढ़ाई से तेरे को क्या लेना है? गांव में पढ़ाई नहीं हो रही, मत होने दे। है भाई, देख पढ़ाई गांव में नहीं हो रही ना, तो अपनी तो कर। चलो जी, देख बेटा, हमने जो कल किया था लेक्सिकल वर्क किया था, और आज हमें करना है, बिल्कुल जी आंसू, वेरी गुड, याद दिलाया आपने। आज जो हमें करना है वो हमें करना है यूज ऑफ डू, डज और डिड। बट डू डज और डिड का यूज तो हम कर चुके हैं सेंटेंस में, हाँ करना है, बट डिलेक्सिकल वर्ब की तरह। कि बेटा ये डिलेक्सिकल वर्ब की तरह कैसे यूज होते हैं, डिलेक्सिकल वर्ब की तरह ये कैसे यूज होते हैं, हमें ये यूज करना बेटा इनका, कि डिलेक्सिकल वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी छोटू, डन। चलो जी, आज नहीं चाय तुमसे नहीं पूछी जाएगी, आज चाय कम है। ठीक है, ग्रीन टी वैसे भी तुम पीते नहीं हो, मैं डेली पूछता हूँ। देखो बेटा, आप सब्जेक्ट यूज करें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा उसके लिए आप डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए आप डू लगाएंगे। बेटा आने वाले इन दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म पे आप एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है पुत्र जी, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। ठीक है सत्यजीत बेटा, लेक्सिकल कैसे पता चलेगा? हर एक एग्जांपल कर लिया तो अपने आप ही पता चल जाएगा बेटा, क्यों टेंशन? ये टेंशन मतलब बेटा कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। मैंने बोला सब्जेक्ट लगाएंगे, डू डज आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और एस और ईएस आप उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे लगा दोगे। आसान है बेटा। आगे एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ, आप इस वर्ब को एक्सप्लेन कर दोगे। आगे एक्सप्लेन करने के लिए आप इस वर्ब को एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन होगी, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा सिंगल करने की, सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल का माहौल देख चुके हो, तो वहां सिंगुलर प्लूरल करने की गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, चलो बेटा, दूसरा स्ट्रक्चर तैयार ये होता है जब आप सब्जेक्ट यूज करते हो, हाँ, तो भले ही वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, डिड तो डिड ही रहेगा। भले ही वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, डिड का डिड ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, दोबारा आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पास्ट रिप्रेजेंटेशन है वो डिड कर देगी। बेटा मानते कि बात को नहीं मानते? फिर आप आगे इस वर्ब को एक्सप्लेन कर दोगे। बेटा ये स्ट्रक्चर होते हैं डिलेक्सिकल वर्ब की तरह, जब डू और डिड वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, डन है, वेरी गुड। तो अब इस चीज को जरा दिमाग में बैठाने की कोशिश कर बेटा, और चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो मैंने बोला आई 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 ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर दिन एक एप्पल खाता हूं। ठीक है पुत्र जी, आपने बोला आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर दिन एक एप्पल खाता हूं, तो सेंटेंस गलत हुआ सही हुआ? सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर दिन एक एप्पल खाता हूं। बेटा इसको डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में देखो, डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में देखो, तो पुत्र जी कैसे लिखोगे? आई डू ईट एन एप्पल, आई डू ईट एन एप्पल एवरी डे, आई डू ईट एन एप्पल एवरी डे। तो बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको एग्जाम में क्या दिखा? आपने बड़ा अजीब लगा, आपने बोला सर देखो डू, हाँ, और ये चीज ये तो बड़ी अजीब लग रही है। मैंने बोला बेटा अब याद रखना, डिलेक्सिकल वर्ब है, और मेन मीनिंग जो है वो ईट के पास ही है। आई डू ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर दिन जो एक एप्पल है जरूर खाता हूं। तो हिंदी मीनिंग आप जरूर जरूर बोल सकते हैं, हालांकि आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही थोड़ा सा मीनिंग को समझे, तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए आप बोलते हो आई डू ईट एन एप्पल एवरी डे, और इसमें बोलते हो आई ईट एन एप्पल एवरी डे। सिंपल, तो ये सिंपल टॉक हो जाती है, वे ऑफ टॉकिंग हो जाता है, ये एम्फेसाइजिंग वे ऑफ टॉकिंग हो जाता है। कॉपी करो बेटा। चलो अब इसको अगर मैं ही से समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं बोलूंगा बेटा ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे, ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे, वो हर दिन एप्पल खाता है। बेटा जब ये ईट्स है, यहां अगर ईट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, टेंस आपने सीखे हुए हैं। यहां अगर आप ईट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, टेंस आपने सीखे हुए हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश करते हैं पुत्र जी, तो आप क्या लिखेंगे? ही डज, आप यहां डू नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ही डज ईट, ईट्स भी नहीं लिखोगे फिर बेटा, क्यों नहीं लिखोगे? अरे आप सिंगुलर कर तो चुके हो, तो यहां पे ईट्स भी मत लिखना। आप डज को सिंगुलर कर चुके हो, तो ही डू तो लिखा नहीं, आपने डज लिखा, सिंगुलर कर चुके, तो ईट्स दोबारा से सिंगुलर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ही डज ईट एन एप्पल एवरी डे। तो बेटा ये भी डिलेक्सिकल वर्ब होती है। तो आपको ये बड़ा अजीब सा लगेगा, कहते हैं मैंने तो आज तक ऐसा सेंटेंस नहीं देखा, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा, कॉपी करो बेटा। तो इस तरीके से आपने ये चीजें जो है टैकल करनी है। ठीक है पुत्र जी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिन पे आप गौर करो। तो एक बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा था ना, सर हमें कैसे पता चलेगा डिलेक्सिकल वर्ब है? ठीक है, तो कोई टेंशन की पालने की आपको जरूरत ही नहीं है, अपने आप पता चलेगा आपको कैसे है। बेटा आई नो हिम सत्यजीत, तूने गलत बात रट ली है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई होता है। ये टीचर्स रटा देते हैं, रटी बात को रहने दे बेटा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, ये नहीं कि मैंने बोला ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, आई नो हिम, आई मेट हिम। ठीक है, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, तो मत रट मेरे बच्चे। ठीक है चलो, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा आपने, समझ आता है बेटा। अब ये देखो, सवाल है कि एक डिड का एग्जांपल और हो जाए। ठीक है, एक डिड का एग्जांपल और हो जाए, तो ध्यान से सुनो। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, तो उस किसी भी सेंटेंस में एक चीज को जरा समझने की कोशिश करें। मैंने बोला आई ऐसे कहते हैं, आई पोस्टेड द लेटर, मैंने उस लेटर को पोस्ट कर दिया था, आई पोस्टेड द लेटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करो, तो आप क्या बोलोगे? आई डिड पोस्ट। आप पोस्टेड नहीं बेटा, आप क्या लिखोगे? आई डिड पोस्ट द लेटर। अब आपको पुत्र जी यहां पोस्टेड लिखने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी पास्ट कर चुके हो, तो पास्ट ये वर्ब दिखा देगी, तो आपको दोबारा पोस्टेड करने की जरूरत नहीं है। आने वाली डिड जो वर्ब है पुत्र जी, वो हो गई डिलेक्सिकल वर्ब। आने वाली जो डिड है वो वर्ब अपने आप में हो गई डिलेक्सिकल वर्ब। आई डिड पोस्ट द लेटर। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चे, अब जरा बातचीत को आगे समझने की कोशिश करते हैं। चल अब आगे समझना यह है मेरे बच्चे, क्या डू और डू एक साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चलो
ये है कलाकारी। तो एक आप नोट लिख के इस बात को समझना, आप एक नोट करके इस बात को समझना। मैंने बोला आई डू माई वर्क ऑन टाइम। आपने एक बात बोली बेटा छोटी सी, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, मैं अपना काम समय पर करता हूं। आई डू माई वर्क ऑन टाइम। पुत्र जी ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर आप गौर कर पाओगे तो बेटा ये मीन वर्ब है। आप अगर गौर कर पाओगे तो ये मीन वर्ब है ना, तो ये मीन वर्ब, ये मीन वर्ब है, ठीक है बेटा। आई डू माई वर्क, हाँ अब आप इसको एम्फेसाइज करो पुत्र जी, आप इसको अब एम्फेसाइज करने की कोशिश करो। तो आप क्या बोलोगे बताओ तो जरा, आप बोलोगे आई, हाँ आई के साथ डू लेक्सिकल आएगी, हाँ एक डू मीन वर्ब पहले से थी, हाँ तो आप क्या बोलोगे, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। तो याद रखना अगर पेपर में ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो पुत्र जी वो गलत होगा कि सही होगा, तो आप बोलोगे सर वो सही होगा। सो आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। तो एम्फेसाइजिंग रूप आपने इसको दे दिया। नेक्स्ट वन, अगर डज की बात करें तो सर दो डज इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं बेटा, क्यों, रीजन बता देता हूं। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखता, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है, ठीक है। तो अब इसको जरा चीजों को अंडरस्टैंड करना बेटा, कि आप जब इसको लेक्सिकल की तरह लिखते हो हाँ तो आप ही लिखोगे, हाँ पुत्र जी आप डज लिखोगे, हाँ अब ये लेक्सिकल वर्ब है। ही डज गो देयर, याद आया, ही डज गो देयर, तो ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो डज डू हो सकता है बेटा, डज डू तो हो सकता है, डू हो सकता है, बट डज कैसे हो जाएगा, क्योंकि डज आप ऑलरेडी सिंगुलर कर दोगे तो एक और डज को सिंगुलर करने की जरूरत नहीं होगी। तो ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है पुत्र जी। तो आप इस तरीके से इस बात को यहां मेंशन कर जाओगे और ये बात आने वाली बिल्कुल सही होगी। तो ये फैक्टफुल कुछ कहानियां हैं पुत्र जी जो आप देखते हो। तो अब आपकी चीजें इकट्ठी हो गई। डिड आ सकता है, नहीं बेटा, डिड डू आ सकता है, डिड डू आ सकता है, डिड तो नहीं आएगा ना पुत्र जी। जैसे मैंने नहीं बोला, ही डिड डू हिज वर्क ऑन टाइम, तो बेटा ये तो सही हो जाएगा, है ना, ये तो सही हो जाएगा। और आप ये लिख दो, ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम, ये भी सही हो जाएगा, उसने अपना काम समय पर किया था, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बट ये डिलेक्सिकल और ये फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, दो डिड एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो ये मत रटो कि एक दो डिड आएंगे, दो डू आएंगे, स्ट्रक्चर बनाओ, पेपर में देखो हाँ वो चीज सही लग रही है तो बेटा सही है, गलत है तो गलत है, सिंपल। तो ये चीजें इसलिए इंटरेस्टिंग बनती है, और इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए पुत्र आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। हुआ जी भाई, कोई डाउट तो नहीं चुटकू? डन जी बेटा, चल अब आगे बढ़ते हैं। यार हाथ जुड़वा लो बेटा, क्यों तुम इतने घटिया क्वेश्चन पूछते हो? सर हमें याद कैसे रहेगा ये डिलेक्सिकल वर्ब, तो नहीं याद रहेगा तो फेल हो जाएगा, क्या पागलपन है यार। एक बच्चा तो इरिटेटिंग इतने क्वेश्चन पूछता है कि खुद पे दो कौड़ी का विश्वास नहीं रख के चलता। अरे महाराज इतने आसान तरीके से तुम्हें समझाया, जब तेरे को अभी याद नहीं रहेगा तो लाइफ में अचीव क्या कर लेगा तू? और जो बंदा खुद का ही सगा नहीं हुआ वो किसी का क्या कर लेगा? खुद ही तेरे को विश्वास नहीं है, विक्की क्या नाम था उस बच्चे का, खुद ही जब तेरे को अपने पर विश्वास नहीं है, मुझे चीजें याद ही नहीं रहनी, तो तुझे चीजें याद ही नहीं रहनी, क्या करेगा तू लाइफ में? ऐसे बेटा अपना जीवन बर्बाद कर लेगा तू। खुद की दो कौड़ी की औकात अपनी नजरों में अपनी नहीं रख रहा तू, तो क्या कर लेगा? अब ही हिज वर्क तेरे को समझ नहीं आ रहा विशाल, तू ये कह रहा है तो बेटा तेरा तो भगवान ही मालिक है, फिर टेंस में तूने गुरु गोबर रखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये तेरे को समझ नहीं आ रहा, शर्म कर यार। मां बाप सपने से बैठे हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, उनके बच्चे को अपना टेंस ही समझ नहीं आ रहा तक, टीचर वर्ब में जा चुका है टेंस वेंस करा के, बच्चे को टेंस याद नहीं। दिल टूट जाता है ऐसे बच्चों को देख के कि दो अपनी नजरों में खुद की रिस्पेक्ट नहीं, और अपनी नजरों में खुद की रिस्पेक्ट होगी कैसे? उस बच्चे को जिसको डिड तक का मतलब नहीं पता। ठीक है यार, हद है बिल्कुल। मेहनत कर मेरे बच्चे, थोड़ी बहुत मेहनत कर यार, बिल्कुल ही हराम की जिंदगी जीनी सीख गया। आई डिड माई वर्क तेरे को समझ नहीं आता बेटा। खुद पे आत्मविश्वास ऐसे नहीं बनता है, खुद पे आत्मविश्वास अपने कर्मों से बनता है, और कर्म तुम्हारे इतने घटिया है कि तुम्हें टेंस तक का नहीं पता वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो खुद पर विश्वास कैसे हो जाएगा तुम्हें? इतना टाइम बैच पे सॉरी का क्या धरके चाटूं यार, सॉरी वोरी तो रहने दे भाई, तो तेरी सॉरी का मैं क्या करूंगा यार। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, जिंदगी एक बार मिली है इंसान की। चलो जी बेटा ध्यान दो, अब इसी का एक अगला फंक्शन है जो आप नोट करके लिखोगे बेटा, इसी का एक अगला फंक्शन है जो आप नोट करके लिखोगे। वो नोट करके फंक्शन क्या लिखना है उसको एक बार समझना। देखो जब आप ये यूज करते हैं डू डज या डिड, डू डज या डिड यूज करते हैं, हाँ तो इनके बाद याद रखना आप आर्टिकल दा लगा के हाँ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन नहीं होती बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको दा को देखता हूं तो बेटा ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो नाउन का काम करेगा, तो वो भी अपने आप में सही होगा। वो भी डू डज डिड के बाद जब आर्टिकल आप देख रहे हो, उस आर्टिकल के बाद आने वाला जो नाउन होगा ना बेटा वो सही होगा। सेंटेंस में बड़ा कंफ्यूजन लगेगा, सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजन लगेगा, बट वो सेंटेंस सही होता है। चलो देखते हैं सर कंफ्यूजन कैसे लगेगा। देखो एक बात बताओ बेटा, हमेशा घर में क्या होता है, मम्मी खाना बनाती है भाई, आपको भी खाना बनाना आता है, तो एक दिन आपने देखा है मम्मी थकी हुई लग रही है, आपने बोला मॉम आज मैं कुकिंग करूंगा, आज मैं कुकिंग करूंगा, तो आपने बोला मम्मी आपको लगा थकी हुई है, तो बेटा आपने क्या बोला, मम्मी आज मैं कुकिंग करूंगा। अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी, तो आप सिंपल बना दो बेटा, आई विल कुक टुडे, आई विल कुक टुडे। बट एक चीज बड़े ध्यान से सुना, आपने बोला
आई विल कुक टुडे, आई विल कुक टुडे। तो आप ये कहना चाहते हो पुत्र जी कि आज खाना तुम बनाओगे, आई विल कुक टुडे, आई विल कुक टुडे। एक सेकंड रुकना बेटा, आपके मैं कमेंट्स रिफ्रेश कर। चलो, तो आपने क्या बोला बेटा, आई विल कुक टुडे, मैं आज खाना बनाऊं, तो बिल्कुल सही हो गया। बट एक ना प्यारी सी बात जो तुम्हें सिखा रहा हूं उसको सीखना बेटा। ये ऐसे शब्द हैं हाँ जो बेटा हर वर्ब के साथ कंफर्टेबल वे से बोले जा सकते हैं। मतलब देखो, मैं लिखूंगा हाँ आज मैं राइटिंग करूंगा, ये जो करूंगा शब्द है ना हिंदी में देखना हर वर्ब के साथ बोला जाएगा। मैं आज दौड़ूंगा, हाँ मैं आज रनिंग करूंगा, मैं आज टीचिंग करूंगा, मैं आज राइटिंग करूंगा, सबके साथ बोला जा सकता है। देख पा रहे हो आपकी बातचीत? तो ये वर्ब ऐसी है कि हर वर्ब के एक्शन के साथ वो कंफर्टेबल यूज किया जा सकता है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, क्या यहां एक और वर्ब की जरूरत है? कंप्लीट सेंस है, आपने बोला सर ये तो कंप्लीट सेंस है, ये तो कंप्लीट सेंस है, ये तो कंप्लीट सेंस है कि बेटा? तो ये आप पूरा का सेंटेंस आई विल कुक टुडे, आपने बोला मॉम आई विल कुक टुडे, आज मैं खाना बनाऊंगा, खत्म, मैं पकाऊंगा, खत्म, आज मैं पकाऊंगा, खत्म, तो आई विल कुक टुडे। अब तुमने इसमें लेक्सिकल वर्ब यूज करनी है, तो हमने सोचा हैव कर देंगे, ये कर देंगे, कर देंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब चुनेंगे डू, ये ऐसी वर्ब है, किसी भी वर्ब के साथ बोलो बेटा, किसी भी वर्ब के साथ बोलो, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आपने बताया क्या फिर, आई विल डू, हाँ आई विल डू द वर्क। बेटा बताओ क्या मीनिंग हुआ? मैं उस काम को करूंगा, आई विल डू द वर्क, ठीक है, आई विल डू द वर्क, मैं उस काम को करूंगा, सही है बेटा। एक बात बताओ, अब अगर आप इस वर्क को हटा रहे हो, हाँ अब आप काम नहीं करोगे, हाँ अब आप कुक करोगे, हाँ बट कुक तो वर्ब होती है, हाँ और दा के बाद बेटा वर्क क्या था? नाउन था, इसके बाद तो मुझे नाउन लगाना है, हाँ जी पुत्र जी। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उस पे वर्ब पे क्या लगाना होगा? आईएनजी। हाँ तो एक काम करो, आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे। बेटा ये सेंटेंस में आई विल डू द कुकिंग टुडे। बेटा एक बात बताओ पुत्र जी, दोनों की सेंस अलग अलग है या सेम है? अरे सेम तो मीनिंग है यार, नखरे है बस। और नखरे में क्या यार, भाषा है, भाषा में एक बात को कहने के कई तरीके बनाए गए हैं ताकि आप एक बात को एक्सप्रेशंस अलग अलग चेंज करके कह सको। आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे, तो आपने बोला आई विल डू द कुकिंग टुडे, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल पाओ क्योंकि ऐसी वर्ब है हाँ जिसका इसमें कोई मीनिंग नहीं है यार, आई विल डू द कुकिंग टुडे। तो आप ये ध्यान देखो बेटा, जो ये चीज है हाँ, ये चीज है हाँ, ये मेन मीनिंग है हाँ, इसलिए ये जो है यहाँ ये डिलेक्सिकल वर्ब, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब। बेटा पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बस गजब हो जाए। आई विल डू द कुकिंग टुडे, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पे आप सेंटेंसेस बोल पाओ। चलो, आज मैं वॉशिंग करूंगा, आज मैं शॉपिंग करूंगा, कल मैंने शॉपिंग की थी। बिल्कुल बेटा, कितने भी सेंटेंस बना, आई विल डू द वॉशिंग टुडे, आई विल डू द वॉशिंग, मैं कपड़े धोऊंगा। अब यहां पे सेंटेंस रोक दो, आई विल डू द वॉशिंग या आई विल वॉश, आपका मन बेटा, दोनों का मतलब बराबर है, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब, ठीक है। तो एक तरीका तो बेटा ये हुआ। डन जी बच्चे। तो जैसे हिसाब से टेंस बनाना है, टेंस के हिसाब से आप ये बनाते तो चेंज करते रहोगे टेंस के हिसाब से। तो ये क्या किसके हिसाब से चेंज होगी बेटा? अकॉर्डिंग टू टेंस। चलो आगे देखो बेटा, और जरूरी नहीं है जब आप ये चीज लिखो तो आप कुछ नहीं लिख सकते। देखो एक चीज सिखाता हूं, बालों को संवारना, बालों को संवारना, उसके लिए क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? एक एग्जांपल लिख, मेरे पास कॉम रखा होगा, ये देखो बेटा, ये कॉम है। अब मैं कह रहा हूं मैं अपने बालों को क्या कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आपने बोला चलो चलो वहां चलते, मैंने बोला एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को मैं बाल सेट कर लेता हूं, एक मिनट को मैं बाल सेट कर लेता हूं। तो हम तो ये तो नॉर्मल बोल देते हैं एक मिनट को मैं बाल सेट कर लेता हूं, बट मैं इसको क्या बोलूं, मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इसको क्या बोलूं, मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इसको क्या बोलूं, मैं क्या कर रहा हूं? बताओ। आई डिड द शॉपिंग हो जाएगा बेटा फास्ट। तो या तो बोलोगे मैं कॉम कर रहा हूं, वर्ब आप ये यूज करोगे, ठीक है। या बेटा आप एक और वर्ब यूज कर सकते हो, आई डू माई हेयर, या तो कॉम वर्ब यूज करते हो, ठीक है। आप इसमें यूज करो आई डू माई हेयर, सो इसके लिए भी यूज हो जाती है वर्ब डू, हेयर के लिए। आई डू माई हेयर, आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर, आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर, आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर। बेटा इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। सो सपोज बचपन में आप बच्चे करते हैं, चलो बेटा बाहर मार्केट में जाते हैं, कहते हैं मेरे को बाल सेट कर रहे हैं, मतलब क्या कहता है आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर, ठीक है। या मम्मा लोगों को देखा तो वो भी बाल ठीक करके सोती है रात को, ठीक है, तो वो बोल देती है माई मदर ऑलवेज डज हर हेयर बिफोर स्लीपिंग या बिफोर गोइंग टू बेड। आया? तो इस तरीके से आप इन चीजों का यूज करते हैं। तो समझ आएगा आज तक एक और तरीका ये समझ आ गया बेटा आप कैसे यूज करते हैं बच्चे। तो जैसे ही आप इन चीजों को यूज करते हैं तो उन चीजों को आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको अपना मानो, उसको ये मत मानो मुझे पेपर निकालना है तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंग्लिश है। तो ये चीज एक्जेक्टली वही है। तभी तो देखो बच्चा स्पोकन बैच आएगा बेटा, जल्दी आएगा, बट अभी जो जैसे ये पहले स्पोकन बैच अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी दिन में, और 10 दिन में, तब स्पोकन बैच आपके लिए नया निकालूंगा, तब आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आएगा स्पोकन बैच। और स्पोकन बैच मैंने क्यों निकाला था? स्पोकन बैच निकालने का रीजन यही था कि बच्चे का इंटरेस्ट और बढ़े इंग्लिश में, घटे नहीं। अब जो स्पोकन बैच में बच्चे आ रहे हैं उनकी आदत होगी बड़ी अच्छी, हाँ वही चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, एग्जाम तो निकलेगा निकलेगा और वो भी आगे, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो बेटा ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो क्या हम इसे कॉम से नहीं बना सकते? बना सकते बेटा, बिल्कुल बना सकते। डन। चलो, तो जब स्पोकन बैच आएगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, ले लेना, कोई बात नहीं, एडमिशन ले लेना। डन। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा। तो ये थी आपकी डिलेक्सिकल वर्ब्स जितनी भी थी। अब बच्चा पूछता है सर डिलेक्सिकल वर्ब में अगर मैं पेपर में कंफ्यूज होगा, हो ही नहीं सकता बेटा, जब मैंने सारी ही डिलेक्सिकल वर्ब करा दी तो एग्जाम में देगा कहां से? अब एक बहुत प्यारा आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्क करना मेरे बच्चे इसको। और ये कॉन्सेप्ट है नथिंग बट, ये कॉन्सेप्ट है नथिंग बट।
ये क्या होता है? आपने बोला सर अजीब सी चीज, नथिंग बट मतलब देखो यही तो मतलब है यूज ऑफ नथिंग बट। नथिंग बट क्या होता है? नथिंग बट क्या होता है उसको आपको सीखना है। उसको सीखने के लिए आपको एक प्यारी सी चीज से गुजरना होगा। चलो गुजर जाते हैं जरा। बेटा एक होता है बट, बट होता है प्रपोजिशन, और एक बट होता है कंजंक्शन। जब बट कंजंक्शन होता है तो एक स्टेटमेंट आती है, हाँ बेटा आप जो है उसमें बट यूज करते हैं, हाँ, और फिर एक स्टेटमेंट आती है यानी कि सब्जेक्ट आता है, यानी कि वर्ब आती है, और एक स्टेटमेंट आती है। ठीक है, कंजंक्शन तो ऐसे ही होता है बेटा। और अगर आप यहां प्रपोजिशन की बातचीत करते हैं बेटा तो बट प्रपोजिशन के केस में उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। भाई प्रपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता है बेटा। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो सर, यहां पूरा प्रपोजिशन पढ़ डाला, आप कह रहे हो प्रपोजिशन हाथ में बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो बहुत छोटी बात लग रही है हमें, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना बेटा। ये होता है तो बट मैंने पहले सिखा रखा तुम्हें। अब वो सीखी गई बात आपकी यहां मदद करेगी, वो सीखी गई बात आपकी यहां मदद करेगी। क्या मदद करेगी पुत्र जी? जरा उस बात को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, एक बात मुझे बताना, मुझे शायद पता नहीं है, मुझे याद आ गया। मूड वर्ब आपके बैच में अपलोड हुआ है? फटाक से मुझे कमेंट करके बताएं, मूड वर्ब आपके बैच में अपलोड हुआ है? नहीं ना शायद। मूड वर्ब आपके बैच में अपलोड हुआ है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो मूड वर्ब शायद आज या कल मैं आपके बैच में अपलोड करवाऊंगा। मतलब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, मैं बातचीत को क्या कह रहा हूं। एक हमारी लास्ट वर्ब का टाइप बचा है मूड वर्ब, एक लास्ट वर्ब का हमारा टाइप बचा बेटा मूड वर्ब। मूड वर्ब 1.5 क्लास का टॉपिक है। 1.5 क्लास तो मतलब हमें 2 क्लासेस उसमें चाहिए। ठीक है, 2 क्लासेस मूड वर्ब के हमने उसमें चाहिए, तो ध्यान देना। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, पहले बता दूं फिर मैं समझाता हूं ये मैं क्या कर रहा हूं। होमवर्क क्या रहेगा, आपके पास 2 क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। वो मैंने इससे पहले वाला एक बैच था जिसमें मैंने मूड वर्ब पढ़ाया था, बड़े आहिस्ता आहिस्ता से अच्छे तरीके से, जैसे हर बैच में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने मूड वर्ब पढ़ाया था जो कंडीशनल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बेटा वो मूड वर्ब की, ठीक है, आपके बैच में मूड वर्ब नहीं हुआ ना वैसे भी, ये तो नहीं मूड वर्ब कराई दिया मैंने आपके बैच में, ऐसा तो नहीं है ना, मूड वर्ब हुआ नहीं ना अभी। ठीक है, अरे कमेंट मूड वर्ब हुआ नहीं है ना अभी, नहीं। ठीक है, तो बेटा अब आपके लिए होमवर्क सुनो, होमवर्क सुनो। शनिवार इतवार क्लासेस नहीं होंगी, शनिवार इतवार क्लास नहीं है इस बार, अभी मैंने पहले बता दिया पैराजंबल्स में भी। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, ये 2 क्लासेस में आज आपके बैच में अपलोड करवा दूंगा, ये 2 क्लासेस आज मैं आपके बैच में अपलोड करा दूंगा। ठीक है पुत्र जी, तो आज जब ये अपलोड हो ना, तो ये दोनों क्लासेस में से एक होगी पहली क्लास और एक होगी दूसरी क्लास, एक होगी फर्स्ट क्लास एक सेकंड क्लास। बेटा फर्स्ट क्लास में पहले थोड़ा सा मैं डिलेक्सिकल वर्ब भी पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारा हो चुका है, उसके डिलेक्सिकल के बाद में मूड वर्ब कराता हूं। ठीक, तो उस 18 मिनट के बाद, 18 मिनट 56 सेकंड के बाद 18 मिनट 56 सेकंड के बाद एक मैं प्यारी सी हेडिंग डालूंगा मूड वर्ब की, चलो पढ़ते हैं मूड वर्ब क्या होती है। ठीक है, ये चीज है, हाँ। तो 18 मिनट 56 सेकंड के बाद पहली क्लास से मूड वर्ब स्टार्ट होगा और दूसरी क्लास में फिर वो खत्म होगा। तो पहले 18 मिनट आप उस वीडियो को काट दोगे, ठीक है, या स्पीडोमीटर पे देख लेना ये चीज। तो वो अपलोड आपके पास आज हो जाएगी। उससे होगा क्या बेटा, उससे होगा ये कि आपके पास शनिवार इतवार 2 दिन है पुत्र जी, आप आराम से करीबन 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी और करीबन 45 मिनट की होगी, क्योंकि 18 मिनट के पहले सेम चीज है। ठीक है, आप उन क्लासेस को देख लोगे, प्रॉपर नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो हम मंडे जब मिलेंगे तो आपका मूड वर्ब और डिलेक्सिकल तो हम खत्म कर दिए, तो ये चीज दोनों के दोनों खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, इन सब बातों से होगा क्या बेटा, इन सब बातों से बचेगा हमारा समय। समय से मतलब देखो बेटा, आपका कॉम्प्रिहेंशन में अलग टाइमिंग पे करा रहा हूं, क्यों? समय 6 साढ़े 6 महीने में बैच जब खत्म होता है तो ये चीजें कुछ इसी रिदम पे चलती है। ठीक है, इस रिदम से ही चलती है, तो उस रिदम को आप लोग यहां पर लेके चले। मैंने एक चीज जो है, हाँ, डिलेक्सिकल के वर्ब के बाद ही उसे कॉपी करोगे बेटा, डिलेक्सिकल वर्ब के बाद ही उसे कॉपी करोगे, डिलेक्सिकल के बाद ही उसे कॉपी करोगे। ठीक है, डिलेक्सिकल के बाद ही उसे कॉपी करोगे। तो बेटा होता क्या है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ऑनलाइन चीजों का फायदा नहीं उठा पाए, अगर हम ऑनलाइन चीजों में ऑनलाइन चीजों का फायदा नहीं उठा पाए, तो फिर ऑनलाइन का फायदा क्या होगा? समझ आई? अगर ऑनलाइन चीजों में ऑनलाइन चीजों का फायदा नहीं उठा पाए, आप फायदा नहीं उठा पाए ऑनलाइन चीजों का, तो फिर ऑनलाइन होने का फायदा क्या होगा? ऑनलाइन का फायदा क्या उठाते हो बेटा? जब मन में आता है तब क्लास कर लेते हैं, और भगवान ना करे कुछ हो जाता है कि क्लास नहीं हो पाती तो तुरंत एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं बेटा आज क्लास नहीं होगी, खत्म। ऐसा तो नहीं बच्चा बहुत दूर से चल के आया ऑफलाइन पढ़ने के लिए, पता चल रहा है क्लास नहीं है, ये चीजें समझ आई चीजें। तो ये फायदा है, तो ये चीज जो आपके लिए की जा रही है, ये चीज उसी का जो है फायदा है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। डन हुआ ना? तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठाएं और आपको बेटा वो 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट करनी है। डन है? एक शनिवार को देखना, एक इतवार को देखना, इसलिए पूरा की पूरी प्लानिंग से आज आपका डिलेक्सिकल वर्ब खत्म होगा और उन चीजों को आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, मूड वर्ब आसान है, यूनिक है, और आपको इतना मजा आएगा उसे पढ़ते टाइम, आप बोलोगे सर शनिवार इतवार मस्त एकदम कटा। ठीक है, ये आपके पास होमवर्क है। ठीक है पुत्र जी, डन। फिर मंडे जो है मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वर्ब टॉपिक। मंडे फिर जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वर्ब टॉपिक। ठीक है जी, एक बच्चा सर मंडे कोई मूड वर्ब पढ़ा देना, अबे महाराज एक बच्चा पता नहीं समझ नहीं आती बात, ये अलग ही दुनिया में रहता है। अगर मेरे बच्चे मंडे मूड वर्ब पढ़ाना ही हो तो फिर टाइम क्या तूने क्या सेव कर लिया, टाइम कैसे हुआ, फिर टाइम कैसे हुआ? अच्छा पागल, जब मगर मंडे मूड वर्ब पढ़ना ही है, मंडे हम प्रैक्टिस करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे, तभी तो टाइम बचता है, इसको पता ही नहीं टाइम कैसे बचता है। फिर क्या टाइम बचा, फिर क्या हमने नया यूनिक कुछ कर लिया भाई, फिर क्या यूनिक कर लिया, मंडे पढ़ाना हो मुझे वो, तो फिर क्लासेस क्यों डलवाऊं मैं? ये मजेदार चीजें भाई। ठीक है, ये चीजें। अच्छा एक बात बताओ, आपके बैच में मैंने एक और प्यारा सा गिफ्ट दिया था, शायद मॉडल्स की प्रैक्टिस की क्लास डलवाई थी ना 4-5, है ना? पहले भी मैंने एक स्टेप लिया था ना आपके बैच में, मॉडल्स की पीडीएफ, मॉडल्स की प्रैक्टिस क्लास डलवा दी थी प्रैक्टिस बैच से निकलवा के, बताओ ऐसा किया था ना? शायद आपके बैच था या कौन सा बैच था मुझे याद नहीं है। हाँ, आपके बैच था ना 6 क्लासेस। अब जिन्होंने वो 6 क्लासेस देखी आराम से, जब भी जो है आपको टाइम लगे, जब भी आराम से देख लो, आपके पास सेव है, तो बेटा उनको पता चली होगी सर ने क्यों डलवाई है। अब सिंपल है बेटा, जब मैंने मॉडल्स प्रैक्टिस बैच में ज्यादा रिवाइज करवाया, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा कराई, मुझे लगा इन बच्चों के लिए भी क्यों ना अपलोड करवा दूं। मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक समान है, वो बच्चे अच्छा पढ़ रहे तो इन बच्चों को भी प्रैक्टिस करा देता हूं, तो वो प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए था। ठीक है, दूसरी बात, ये कोई लास्ट टाइम ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी मैं बहुत कुछ आगे सोच रहा हूं, जो इस टाइप के छोटे छोटे सरप्राइज आपको मिलेंगे, छोटे छोटे गिफ्ट आपको मिलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनके लिए। ठीक है, ये चीजें धन्यवाद बेटा। तो प्लीज करना क्या है यार, शनिवार इतवार कंप्लीट होमवर्क हो जाना चाहिए, ताकि जब हम मंडे मिले, ठीक है, मंडे मिले तो हम आगे चीजों को और अच्छे से पढ़ पाए। धन्यवाद बेटा। चलो अब आगे जरा चीजों को देखते हैं।
आगे जरा चीजों को देखते हैं, और मैं भूल ना जाऊं, मैं एक बार अभी बोल देता हूं उसको, या चलो मैं मैसेज कर दूंगा आज भी, मेरे दिमाग से ना निकल जाए ना, अपलोड ना हो। चलो, तो ये यूज ऑफ बट को देखते हैं। देखो बेटा, कंजंक्शन होगा तो ये प्रीपोजिशन होगा, तो ये नथिंग बट का क्या पंगा है फिर, ठीक है। अब ये नथिंग बट का क्या पंगा है, नथिंग बट में क्या हेल्प मिलती है सर और क्या हेल्प नहीं मिलती है, उसको अब हमें सीखना है, ठीक है। अब उसको हमें सीखना है कि नथिंग बट में इसमें चीजों का क्या फायदा हमें मिलता है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, देखो एक सरप्राइज मेरे को याद आ गया, मैं बताता हूं आपको। बेटा जो मैंने पिछले बैचेस में पढ़ाया, अगले बैचेस में मैं अपडेट कर रहा हूं चीजों को। पहले मैं एक चीज ये सोच रहा था कि टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस, कॉमन वीडियोस शूट करूं, कॉमन वीडियोस रिकॉर्ड करूं, कॉमन वीडियो जैसे मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स और मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वो हर बैच में अपलोड करवा दूं। फिर आगे जो नए बैचेस हैं उनमें भी अपलोड करा दूं, फिर आगे जो नए बैचेस हैं उनमें भी अपलोड करा दूं। मेरी तो एक बार जो है एफर्ट्स लगेंगे, एक बार की मेहनत है, हर बैच का बच्चा उससे फायदा उठाता चला जाएगा। ये चीजें हमने ली, ठीक है, ये स्टेप लिया मैंने। फिर मेरे दिमाग में आया, ऐसा करने की बजाय, रिकॉर्डिंग करने की बजाय मैं यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ा दूं। देखो बेटा, मैं खुद डिसीजन सोचता हूं, फिर खुद सोचता हूं ये करना ठीक है कि वो करना ठीक है, फिर दोनों को मिलाता हूं, फिर मैं वो कदम उठाता हूं। तो पहला हमें क्या लगा, फर्स्ट तरीका देखो क्या लगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, एक बार की मेहनत है, ठीक है, मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, भाई ये कितने भी कराओ उतनी कम है, इनकी वीडियोस जो है रिकॉर्ड करूं, हाँ, और बच्चों को फ्री प्रोवाइड करा दूं। और अगली बार से डेमो में बोल के चलो, आपको फ्री भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। बच्चे अपने आप जो है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट मिल जाएगा। बेटा कंटेंट का कोई अंत नहीं है इंग्लिश का, और आपका गुरु तो 6 साढ़े 6 महीने तक आपके साथ लगा रहेगा, और ये 6 साढ़े 6 महीने में तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दिलाई, तो मैं रात रात को भी पढ़ा रहा हूं, तब जाके ये चीजें पूरी कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीजें मैंने सोचा, हाँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इसको करने से थोड़ा काम बढ़ रहा है, काम क्या बढ़ रहा है, उन वीडियोस को सेव रखना पड़ेगा, फिर अगले बैचेस में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्टाफ का बहुत काम बढ़ जाता है। मैं सोचा इसका दूसरा एक और सॉल्यूशन हो सकता है। एक और सॉल्यूशन क्या, इसको यूट्यूब पे ले आओ, जो यूट्यूब पर फ्री सेशन में 9:30 बजे जो प्रैक्टिस है, हाँ, और उस पर एक प्लेलिस्ट आपकी मैं तैयार कर रहा हूं। आप 3-4 सेशंस मिक्स एरर्स पे मैं ले भी चुका हूं, तो इसको भी मैं इस पे ले आ रहा हूं। तो 9:30 बजे जो है हम ये क्लासेस करते हैं, वो चीजें वहां पर आपकी रह जाएंगी, ठीक है। तो 2 प्लेलिस्ट अब यूट्यूब पे मैंने मेन बना दी आपकी, एक प्रैक्टिस सेशंस, चाहे मैं किसी भी चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेशंस, और प्लस वो क्या, इससे क्या ये स्टेप से ये स्टेप बेहतर है या ये बेहतर, मैं बताता हूं बेटा, मैंने फिर ये स्टेप लिया, इससे एक फायदा हो देखा क्या, सपोज आज आपका बैच खत्म हो गया, हाँ, फिर तो वीडियो डाल नहीं पाएंगे, और मैंने और प्रैक्टिस करा दी, फिर कहां जाऊं भाई, फिर कहां जाए, समझ पाए, फिर कहां जाए। आज आपका बैच खत्म हो गया, हाँ, सपोज आपको 5 वीडियोस ही मिली, हाँ, अब अगले बैच में मैंने 6 और 7 और बना दी, हाँ, आपका बैच तो कंप्लीट, अब 6-7 तो मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भाई, तो बेटा सिंपल है, अब हमें YouTube पर 2 चीजें पकड़ के चलनी है, वोकैब और प्रैक्टिस। और वो वोकैब भी YouTube पर इसलिए थी क्योंकि जिनका बैच खत्म हो गया, अगर वहां तक 50 क्लास हुई तो 50 ही डालेंगे, वो कहां डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाएं, इसलिए मैं YouTube पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने क्या, इसलिए वो YouTube का स्टेप लिया गया था बेटा, वरना मैं ऐप पर ही सारी चीजें करता, ठीक है, ऐप पर ही सारी चीजें करता। और दूसरी बात बेटा, इस जीवन में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास वाकई में हम कितनी भी मिनिमम कोर्स फी करके चल रहे हैं बेटा, इतना पे करने के लिए भी नहीं है यार, थोड़ा बहुत भला उनका भी हो जाएगा यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो, बाकी सारा कंटेंट आप जो है ऐप पर ही पाते हैं, आप अपने बैच में ही पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कदम आपके लिए बेहतर के लिए उठाए गए हैं। तो देखा ना, अब आपको स्टार्टिंग में क्या लगा, अरे सर रिकॉर्ड करके अपलोड करवाना हमारे बैच में हमें सही ऑप्शन लगा, बाद में क्या लगा, अरे बैच खत्म हो गया, फिर क्यों अपलोडिंग नहीं, और आगे जो क्लासेस हुई फिर, तो इसलिए YouTube प्रैक्टिस सेशंस पे एक वीडियो, मतलब एक वो बनाएंगे, हफ्ते में 2 क्लास प्रैक्टिस के लिए ली, हफ्ते में 2 क्लास वोकैब के लिए ली, 4 दिन ही YouTube पे लाइव आ पाऊंगा बेटा, इससे 4 दिन ही क्लास ले पाऊंगा, उससे ज्यादा क्या लूंगा यार, कोई नहीं पता, वीकेंड्स पे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझे अपनी बुक्स पे भी काम करना है, बुक्स भी बैक टू बैक निकालूंगा मैं अगले महीने से, तो ये चीज है दिन है। मैंने बेटा प्लानिंग समझ आ गई, तो अब YouTube पे हम 2 चीजों पे आज के बाद काम कर रहे होंगे। चलो जी पुत्र जी, बात से आते हैं, एक बट हुआ प्रीपोजिशन, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया, बट हुआ कंजंक्शन, जिसके बाद आप इस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं। चलो बेटा, अब आगे जरा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट यहां तक, डन है ना। देखो बेटा, इसमें क्या चीज है, अब इस वाक्य टॉपिक पे बहुत सारी बातें आपको जो बतानी थी मैंने बता दी। नथिंग बट और बट प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट है ये नथिंग बट क्या होता है। देखो बेटा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन कहां, चलो कुछ आपको आज नया सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला बेटा आई वांट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, तो मुझे वांट का ऑब्जेक्ट बताओ बेटा क्या है। अरे आपने बोला सर ये वर्ब है, हाँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो सर आप, ये ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। आई वांट एन एप्पल, बेटा एप्पल उसका वांट का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, मैंने बोला आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, बेटा इसका मतलब क्या होता है, यहाँ के अलावा, याद है ना, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय, ये इसका मीनिंग होता है बेटा। मैंने एक स्टेटमेंट बोली, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, अब बताओ इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, आई वांट नथिंग बट एन, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक एप्पल के अलावा, यही तो ना, एक एप्पल के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वांट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, ठीक। तो महाराज तुम्हें चाहिए क्या, कह रहा मुझे एप्पल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे एप्पल चाहिए, हाँ। तो बेटा एक बात देखो, इन दोनों की सेंस सेम नहीं है पुत्र जी, और इन दोनों स्टेटमेंट की सेम ही तो मीनिंग है यार। मुझे एक एप्पल चाहिए, हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, तो तेरे को चाहिए क्या, एक एप्पल चाहिए, तो महाराज सीधा सीधा बोल रहे एप्पल चाहिए, हाँ बस नखरी, जैसे भाषा यार, लैंग्वेज है, शब्द कहीं है, मीनिंग तो सेम है, भावनाएं तो सेम है। तो आई वांट एन एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे एप्पल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे को चाहिए क्या भाई, मेरे को एप्पल चाहिए, तो वही तो दे रहे वही तो दे रहे, सिंपल हो। तो पता है यूनिक चीज क्या हुई, यूनिक चीज क्या, यूनिक चीज ये हुई बेटा, जो वांट है ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, क्या इसका ऑब्जेक्ट नथिंग है, क्या इसका ऑब्जेक्ट नथिंग है, नहीं बेटा। अगर इसका ऑब्जेक्ट नथिंग होता तो इसको कुछ नहीं चाहिए, खत्म, आई वांट नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, तो उसको तो कुछ दोगे नहीं तुम, बट इसमें तो तुम एप्पल दोगे उसको। तो बेटा बताओ ना जरा, इस वांट का ऑब्जेक्ट कौन है, क्या इसका ऑब्जेक्ट नथिंग है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट अब भी मेरे बच्चे एप्पल है, इसका ऑब्जेक्ट अब भी एप्पल है, क्यों, क्योंकि इसमें भी इसको एप्पल चाहिए, हाँ इसमें भी इसको एप्पल चाहिए। आई वांट एप्पल, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, एप्पल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे को चाहिए क्या, एप्पल चाहिए, तो तेरे को जो चाहिए वही तो ऑब्जेक्ट होगा, वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिखा दे भाई, तेरे को चाहिए क्या, एप्पल चाहिए, तो इस चाहने से डायरेक्ट रिलेट कौन कर रहा है, एप्पल, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर तो बट क्या है, बेटा बट प्रीपोजिशन है। अब मैंने बोला सर बट प्रीपोजिशन है, हाँ, तो बट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला नहीं ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो बट का कौन है फिर, कुछ ऐसा कर कमाल की प्रीपोजिशन से पहले उसका ऑब्जेक्ट आ जाए। आपने बोला सर हमने पढ़ रखा है यार, प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट आ गया, चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो गया पगले।
आई वॉन्ट नथिंग बट, बेटा इसका मतलब नथिंग बट अपने आप में अगर जोड़ोगे ना बेटा, नथिंग बट अगर अपने आप में जोड़ोगे तो पुत्र जी बेटा अपने आप में ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, अपने आप में ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। समझ आया? नथिंग बट अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है तो ये कैसा काम करेगी, मेन या एक्स्ट्रा? क्या बताया था, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा क्या काम करती है, एक्स्ट्रा। तो अगर ये देखोगे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या काम कर रही है, एक्स्ट्रा। तो ये बेटा एक्स्ट्रा काम करने लग रही है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां एक्स्ट्रा काम करने लग रही है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है एक्स्ट्रा। अब तो कोई डाउट नहीं बचा इसमें, अब तो कोई डाउट नहीं बचा इसमें। तो आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, तो ये नथिंग बट यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो काम करने लग रही है एक्स्ट्रा। समझ आई ना? चलो तो बेटा इसको हटा के सेंटेंस देखो, आई वांट एन एप्पल, आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, तो कहां लगा दी जाती है, कहीं भी, सिर्फ बात को क्या करने के लिए, इस तरीके से बढ़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, तो तुम्हें चाहिए क्या एप्पल, तो इसका कंट्रोल इस पर, सिंपल। तो ये एक्स्ट्रा आ जाओ, इसका मतलब ये जो नथिंग बट होता है ये अपने आप में एक फ्रेज ही होती है जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अब ये सब लेक्सिकल वर्ब से कैसे रिलेट करती है, अब बेटा बता, एक बहुत बड़े रूल को मुझे तोड़ना था इसलिए मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज ये समझाई, ठीक है? अरे अब बहुत बड़े रूल का खुलासा होगा, देखो बेटा, आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज, आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज। बताओ बेटा, आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज, पेपर में सेंटेंस आ गया, पेपर में ये सेंटेंस आ गया, तो आपको क्या याद आया, आपको जयदीप सर की बात याद आई कि ये प्रेपोजिशन होती है, हाँ, और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, हाँ। तो हमें लगा जो ये नथिंग बट है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, हाँ, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मेन काम करती है एक्स्ट्रा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्स्ट्रा काम करती है, हाँ। तो इसको हटा के देखो, दम बताओ एरर क्या है, हटा के देखो, अब देखो क्या एरर नजर आ रहा है, आई डू टू वॉच मूवीज या आई डू वॉच मूवीज, आई डू टू वॉच मूवीज या आई डू वॉच मूवीज, बताओ क्या है, क्या ये सही है या गलत है? वेरी गुड। तो अब इसके आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, अब भी गलत ही है बेटा, ये सिखाना था। तो जब आप इसको हटा रहे हो तो ये गलत है, जब आप इसको लगा रहे हो तो भी ये गलत है, क्योंकि हटा के देखना है, हटा के क्यों देखना है, क्योंकि तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा है, तो हटा के देखो, अब लगा, अब ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे अब भी एरर है, तब भी एरर था, समझ आया? अरे यही तो चीजें सिखानी थी तुम्हें। और बच्चे को पता है क्या बताया जाता है, जब डू डज के बाद नथिंग बताया हो तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, स्वाहा। बच्चों को बेचारे को पता ही नहीं, डू नथिंग, डू के बाद, डू डज के बाद, डिड के बाद, अगर आपने भी तो रूल पढ़ा होगा, जिसने किताब पढ़ी होंगी, जिसने पहले कभी इंग्लिश की कोचिंग ली होगी, तो तुमने भी रूल पढ़ा होगा, अगर डू डज डिड के बाद नथिंग बट आए तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ऐसे सीखा नहीं बेटा, याद रखना, मैंने जो तुम्हें सिखाया वो दिमाग में डालो, रूल को लगा दो आग। क्या बेटा, जो नथिंग बट है वो सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसको हटा के देखो, अगर सेंटेंस सही है तो उसको लगा के भी सही होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम आना है, दोनों का मीनिंग सेम आना है। अब उस रूल की धज्जियां उड़ा दें, चलो उस रूल की धज्जियां उड़ाते हैं। बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, आई एंजॉय नथिंग बट रीडिंग बुक्स, ठीक है? अब बेटा जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आप उस पर अमल करो, प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो पुत्र जी ये हुई प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक्स्ट्रा है। अब ध्यान दो, इसको हटाओ, तो क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? बेटा कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब इसमें डिलेक्सिकल वर्ब थोड़ी ना, इससे पहले, अरे इससे पहले डिलेक्सिकल वर्ब होगी तभी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या डिलेक्सिकल वर्ब, अरे तो सही है, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय गोइंग देयर, आई एंजॉय वाचिंग मूवीज, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, अरे तो नो एरर है, हाँ। अब इसको लगाओ, हाँ मैं कुछ एंजॉय नहीं करता बुक्स पढ़ने के लिए, हाँ ये भी अब ये नो एरर हुआ, और जो बच्चा रट चला जाएगा, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, अरे जब तुम ये रटोगे नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, अरे वो तो बच्चा यहाँ स्वाहा, ये तो पागलपन है ना यार, कुछ रटना पागलपन है। आपने देखा नथिंग बट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसको हटा के देखेंगे, अगर उसको हटा के सेंटेंस सही है तो वैसे भी लगा के भी सही है, क्यों? क्योंकि तो सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके घूम रहा होता है, और ये एक्स्ट्रा होता है, जहां फिट करोगे एक्स्ट्रा मीनिंग आ जाएगा, हटा दोगे नॉर्मल मीनिंग रह जाएगा। तो बेटा अगर डिलेक्सिकल वर्ब होगी, हाँ, अरे पुत्र जी तभी ना ये होगा, अगर डिलेक्सिकल वर्ब होगी तभी तो ये होगा, अदरवाइज क्यों होगा? तो मैंने क्या सिखाया, पहले तुम्हें डिलेक्सिकल वर्ब, फिर तुम्हें प्रेपोजिशन का कांसेप्ट, फिर तुम्हें प्रेपोजिशनल फ्रेज का कांसेप्ट, कितनी सारी चीजें सिखाई, तब जाके ये चीजें यहां पे आई, तब जाके नथिंग बट का मैंने कांसेप्ट आपको बताया। बेटा जितनी बेहतरीन तरीके से आप चीजें सीखोगे ना तो नथिंग बट एक बहुत प्यारी चीज है। तो आज के बाद मैं बोलूंगा नथिंग बट क्या होता है, बोलोगे प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, कैसे वो प्रूव करके दिखाया मैंने तुम्हें, फिर कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस की तरह यूज करते हैं। अगर डिलेक्सिकल वर्ब डू डज डिड के बाद आएगा, अरे डिलेक्सिकल फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लेगी, अब तुम यहां वॉचिंग करोगे गलत है, यहां वॉचिंग करोगे सही है, तो वो वर्ब पे डिपेंड करेगा ना बेटा, वो इस वर्ब के कंट्रोल में है, वो इस वर्ब के कंट्रोल में है। अब अगर पेपर में यहां वॉचिंग दे दे, अभी क्या बकवास है, यहां तो वॉचिंग गलत है क्योंकि आई डू वॉचिंग नहीं, तो ये चीजें आपको दिमाग में दौड़ानी है। डन हो बेटा? रीडिंग ऑब्जेक्ट बेटा, इसका रीडिंग इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन है, हाँ, और ये जिरेंड में सिखाऊंगा क्योंकि ये जिरेंड है, ठीक है बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है आई एंजॉय, ठीक, आई एंजॉय फ्रूट, आई एंजॉय मूवीज, आई एंजॉय रीडिंग, रीडिंग नाउन है। डन बेटा? चलो तो ये चीज है, और अगर ये नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव है, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आता है तो एडवर्ब है, सिंपल है, क्योंकि प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है। अब नाउन से पहले हो तो एडजेक्टिव है, वर्ब से पहले हो तो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हो, एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हो, दिमाग है बेटा, जितना चलाओ चलाओ। क्लियर कट होगी बातें? चलो तो नथिंग बट भी समझा। तो फाइनली आपकी डिलेक्सिकल वर्ब जो है वो बेटा खत्म होती है। आप कुछ भी लिखो, कोई भी चीज को, मजेदार है चीजें। अब बेटा अब आपकी मुलाकात कब होगी? मंडे को। अब आपकी क्लास मुलाकात कब होगी मेरे से? मंडे को। बट सैटरडे संडे के लिए प्यारा सा होमवर्क हमने आपके लिए चुन लिया पुत्र जी, और सैटरडे संडे के लिए प्यारा सा होमवर्क क्या चुन लिया हमने? मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स की आपको कितनी क्लासेस दिखेंगी? 2 क्लासेस। और पहली क्लास आपको कितनी मिनट के बाद देखनी है? फर्स्ट क्लास 18 मिनट के बाद।
ये नहीं कि आप 18 मिनट देखोगे तो उसमें क्या बेटा 18 मिनट में वही है जो तुम्हारा हो चुका है, या नॉर्मल उस बैच में कुछ बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 18 मिनट के बाद उस वीडियो को देखना, आप आगे कट करके या स्पीडोमीटर लगा के या 18 मिनट में देख लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, तो उनको समझा रहा हूँ यही जो आज आपको समझा रहा हूँ, उनके बैच में कुछ ऐसा समझा रहा था मैं, जहां तक मुझे याद है। 18 मिनट के बाद 18 मिनट 56 सेकंड के करीब बाद एक हेडिंग ऐसे डलेगी, मूड वर्ब, ठीक है। और फिर बेटा मंडे को देखेंगे हम क्या करें, मंडे को फिर आपका अगला टॉपिक करेंगे, पहले वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले वर्ब की आपको प्रैक्टिस कराता हूं, तो मंडे तक आपका ये होमवर्क है, अपना क्लासेस देखना, सारा वर्ब रिवाइज कर लेना, मंडे को बच्चे मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी पुत्र जी। बाय बाय, टेक केयर, यूं ही मुस्कुराते रहो, सेफ रहो, घर से बाहर प्लीज मत जाना, और अपना यूं ही पढ़ते रहो, ठीक है। आज रात को यूट्यूब क्लास का थोड़ा सा पक्का नहीं है, होगी कि नहीं होगी बेटा, थोड़ा काम है, वरना यूट्यूब क्लास फिर मंडे को ही मिलेंगे हम, मंडे को ही करेंगे, आज रात का थोड़ा सा पक्का नहीं है, फिर भी नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। बाय बेटा, लव यू, बाय बेटा, टेक केयर।